हेलो, वेलकम बैक टू लेट्स टॉक द एग्जाम, जो कि है एक फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म। और मैं हूं सान्या और आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2019। ये जो बिल है ना, काफी विरोध हुआ था इसका 2019 में और अभी भी ये थोड़ा सा न्यूज में चल रहा है। और इसके बारे में हम देखेंगे 2019 हम क्यों लेके आए, क्या जरूरत पड़ी इस बिल की। तो इसमें इसको समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 आया था वो क्या है, ठीक है, और सिटीजनशिप क्या है। तो वो सारी चीजें मैंने पहली वाली वीडियो में डिस्कस कर रखी है, आप पहले उसको देखिए, देन आपको काफी अच्छे से समझ आ जाएगा। इस बिल में कुछ नहीं किया, बस इसमें है ना कुछ कंट्रीज को हेडलाइट कर दिया और कुछ कम्युनिटीज को ज्यादा हेडिंग दे दी, भाई इन कम्युनिटीज को हम देंगे, ठीक है। सबसे पहले देखिए, ये जो 2019 वाला बिल है ना, ये किस कौन से एक्ट के थ्रू इसको संशोधन किया गया है। जो 1955 का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 1955, जिसमें हमने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लेके आए थे 1955 में, उसी को थोड़ा सा सुधार के हम 2019 में ले आए, ठीक है। 1955 में हमने पहली वाली वीडियो में पढ़ा था कि 1955 में जो पहला सुधार हुआ था ना, 1955 वाले एक्ट में जो पहला सुधार हुआ था वो 1986 में हुआ था। 1986 में पहला सुधार, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 में पहला सुधार 1986 में हुआ था। अब देखो, इसको समझने से पहले हमें दो टर्म को समझना पड़ेगा। दो टर्म यानी कि एक तो होता है परसिक्यूशन, ठीक है, परसिक्यूशन यानी कि दुर्व्यवहार करना। दूसरा होता है इमाइग्रेंट्स, इमाइग्रेट यानी जो दूसरे देश के प्रवासी है वो हमारे देश में आ जाए रहने के लिए, ठीक है, वो होता है इमाइग्रेट्स। तो ये बिल हम इसलिए लेके आए कि जितने भी कम्युनिटीज है, मतलब इन तीन कंट्रीज के अंदर यानी पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, इन तीन कंट्रीज के अंदर जितनी भी हिंदू की कम्युनिटीज हैं, जितनी भी कितनी कम्युनिटी है, हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट मतलब बौद्ध धर्म को मानने वाले, जैन, पारसीस और क्रिश्चियन यानी कि ईसाई, ये जो 6 कम्युनिटी के लोग इन तीन कंट्री से बिलोंग करते हैं और वो हमारे भारत में आए हैं, तो हम उनको क्या नहीं मानेंगे, इलीगल इमाइग्रेंट्स नहीं मानेंगे, ठीक है। ये काफी विरोध में रह रहा है ये वाला बिल, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें देखो, कहीं आपको मुस्लिम दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना, तो इसमें मुस्लिम कम्युनिटी को शामिल क्यों नहीं किया, ये वाली काफी चीजें बोली गई हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इस अमेंडमेंट में हमें दो टर्म समझनी थी। परसिक्यूशन यानी जो लोग धर्म के नाम पे जिनको प्रताड़ित किया जा रहा है दूसरे देशों में, ठीक है। काफी ज्यादा रिवोल्ट हुए, देखो बहुत से पहले, उस आजादी से पहले भी काफी रिवोल्ट हुए थे, बाद में भी काफी हमारे पड़ोसी देशों के साथ हमारे जो संबंध थे कुछ मतलब दूसरों के साथ खराब वगैरह चल रहे थे। तो उसमें क्या हुआ, काफी जो प्रवासी लोग थे वो हमारे भारत में पनाह लेने के लिए आए, ठीक है, उनको हमने कह दिया भी इलीगल माइग्रेंट है। लेकिन इस बिल के तहत जो लोग जितने भी पर्सन है, जो जितने भी इमिग्रेंट्स हैं, अगर वो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आए हैं तो उनको इलीगल इमिग्रेंट्स नहीं माना जाएगा, उनको इस बिल के तहत क्या दे दी जाएगी, सिटीजनशिप दे दी जाएगी। अब देखो, जो ये बिल है ना, ये बिल है 2016 से चर्चा में चल रहा है। 2016 से इस बिल को लेके आए हम 2016 में, फिर हमने इसको पास करवाने की कोशिश की तो ये अटक गया, राज्यसभा में जाके फिर अटक गया। फिर हम 2019 में इस बिल को दोबारा हमने पेश किया, फिर हमने इसको राज्यसभा से पास करवाया, प्रेसिडेंट के भी साइन कराए, तो मेनली आगे 2020 में इसको एक्ट बना ही दिया हमने, ठीक है। 2020 तक हमने इसको एक्ट बना दिया। अब इसमें क्या दिक्कत हो रही है, इसमें क्या होगा, इस बिल में सिर्फ आप अभी एक लाइन में समझो, जितने भी रिलीजियस माइनॉरिटी, इसमें एक नंबर आता है माइनॉरिटी यानी कि जितने भी अल्पसंख्यक लोग है ना, जो इन कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, इन तीन देश में है ना, ये बोला गया है कि जो ये तीन देश है ना, इन तीन देश के अंदर लोगों को धर्म के नाम पे काफी प्रताड़ित किया जा रहा है, मेनली हिंदूज को, जितने भी सिख है, बुद्धिस्ट है, जैन है, पारसी है, क्रिश्चियन को। तो वो लोग क्या करें, अब पनाह लेने के लिए भारत में घुस गए, ठीक है, एज अ इलीगल माइग्रेंट। तो उनको जो 2014 से पहले आ गए ना, उनको क्या कर दिया जाएगा, हम क्या दे देंगे, सिटीजनशिप दे देंगे। दूसरा चेंज हमने क्या किया इसमें, पहले क्या होता था,
1955 के अकॉर्डिंग हमें भारत में सिटीजनशिप लेने के लिए कोई भी इलीगल माइग्रेंट को क्या करना था, 11 साल रहना होता था। बट अब कितना रहना होता है, बट अभी कितना रहना होता है, अब रहना होता है ओनली 5 ईयर। अगर कोई भी इमिग्रेंट 5 साल भारत में रह लेता है तो वो क्या कर सकता है, सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकता है। वो कैसे अप्लाई कर सकता है वो हम पहले वाले वीडियो में इजीली डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो जितने भी माइनॉरिटीज हैं जिनको प्रताड़ित किया जा रहा है, अगर वो 2014 यानी 31 दिसंबर 2014 तक भारत में आए हैं तो उनको इलीगल इमिग्रेंट्स ना मान के उनको भारत की सिटीजनशिप दे दी जाएगी। तो उसमें कौन सी 3 कंट्रीज हैं, उसमें है पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान। इन 3 कंट्री से जो आए हैं, और उसमें भी 3 कंट्रीज में से भी कौन सी 6 कम्युनिटी, हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, क्रिश्चियंस। ये इसमें अब सबसे पहला तो विरोध यही हुआ था कि मुस्लिम को क्यों नहीं शामिल किया गया। ठीक है, सबसे पहले तो मुद्दा यही उठाया था। दूसरा ये उठाया था कि पहले 11 साल रह रहे थे, अब 5 साल कर दिया। ठीक है, इसमें ना असम वालों ने भी काफी विरोध किया था, वो भी देखेंगे। असम में भी एनआरसी रिलेटेड क्या मुद्दे हुए थे। उससे पहले आप देखो, इसमें है एक इनर परमिट लाइन, इसी बिल के अंदर इनर परमिट लाइन, मतलब इस बिल से किस किस को बाहर रखा गया था। इस बिल से इनर परमिट लाइन वाले जो क्षेत्र थे ना, इनर परमिट लाइन वाली जो जगह थी, इनर परमिट लाइन में टोटल 4 स्टेट आते हैं। कौन से, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर। ये जो 4 स्टेट हैं, इन 4 स्टेट में ये वाला जो बिल है ये लागू नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखो इसको इनर परमिट लाइन में क्यों डाला गया, और इनर परमिट लाइन है क्या। इनर परमिट लाइन एक डॉक्यूमेंट है, एक तरह का डॉक्यूमेंट है, एक तरह का एक आप सर्टिफिकेट भी बोल सकते हो, एक डॉक्यूमेंट बोल सकते हो। अगर आपको इन स्टेट में जाना है, मतलब एक स्टेट से, जैसे हम भी है, हरियाणा, राजस्थान, ये भी है, इनको क्या करना होगा, अगर इन स्टेट में जाके बसना है ना तो इनके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए। कौन सा, इनर परमिट लाइन वाला डॉक्यूमेंट होना चाहिए। और इस एक्ट में से किसको बाहर रखा गया है, इन 4 क्षेत्रों को बाहर रखा गया है। यानी कि इस एक्ट में ये वाली चीजें नहीं आएंगी, इनर परमिट लाइन वाले क्षेत्र नहीं आएंगे। अब इनर परमिट लाइन आज से नहीं है, ये काफी पहले से चल रहा है। काफी पहले से मतलब 1873 में जब ब्रिटिश लोग ने क्या कर रखा था, कुछ क्षेत्र पर कब्जा किया हुआ था। वहां पे वो क्या करते थे, जो भारतीय लोग हैं उनको व्यापार नहीं करने देते थे। वहां पे सिर्फ वो अपना ही चीजें चलाते थे, अपना ही व्यापार करते थे, अपने सारे रूल्स वगैरह चलाते थे, भारतीयों को आने नहीं देते थे। ठीक है, वैसे ही इनर परमिट लाइन है, इन जगहों पे बाहर के लोगों को आने की मनाही है। ठीक है, प्रतिबंध है उन पे। इनको आने के लिए क्या चाहिए, ये डॉक्यूमेंट चाहिए इनर परमिट लाइन वाला, तभी वो इन जगहों में जा सकते हैं और रह सकते हैं। ठीक है, ये है इनर परमिट लाइन। नेक्स्ट देखो, इस चीज में प्रॉब्लम्स क्या क्या आने लगी, इस बिल का इतना विरोध क्यों होने लगा, ऐसी क्या चीजें आई कि काफी हेडलाइंस बन गई है न्यूज़पेपर की 2019 में। काफी दिन तक ये मामला चर्चा में रहा था, काफी दिन तक। देखो इसमें क्या किया गया, श्रीलंका के जितने तमिल्स हैं, हमने इसमें ये बात बोली है कि जितने भी लोग धर्म के नाम पे प्रताड़ित हो रहे हैं ना, रिलीजियस, यानी कि जिनके साथ धार्मिक रूप से दुर्व्यवहार हो रहा है, उनको हम इसमें लेके आएंगे। लेकिन श्रीलंका के जो तमिल्स हैं उनके साथ भी काफी दुर्व्यवहार हो रहा है, धर्म के नाम पे हो रहा है ना। जितने भी तमिल है, तमिल लोगों को श्रीलंका में रह रहे हैं, उनके साथ भेदभाव किया जाता है। दूसरा, रोहिंग्यास म्यांमार, अभी पिछले साल या उससे पिछले साल म्यांमार के काफी रोहिंग्यास थे, वो काफी भाग के आए थे और उन्होंने हमारे यहाँ पे शरण ली थी। उनको क्यों नहीं शामिल किया। अगर आप ये इन सब चीजों को, कम्युनिटी को जब आप दे ही रहे हैं चीजें, उनको नागरिक मान ही रहे हैं, तो हमें भी शामिल करो। फिर रोहिंग्या ने कहा ये। उसके बाद चाइना के उइगर मुस्लिम, जो उइगर मुस्लिम थे चाइना के, उनको भी शामिल नहीं किया गया। तो जब आपने इन सभी कम्युनिटी को, इन 5-6 कम्युनिटी को जब तुमने शामिल कर लिया, और तुम जितने भी लोग धार्मिक रूप से प्रताड़ित है उनको तुम शरण दे ही रहे हो, तो इन चीजों को भी तो लेके आओ ना, इनको क्यों छोड़ा। फिर एक तो ये विरोध हुआ। दूसरा ये बोला गया कि आप है ना, ये क्या कर रहे हो, डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो, यानी कि आर्टिकल 14 को आप गलत ठहरा रहे हो। ये एक वॉयलेटिव है, वॉयलेटिव कैरेक्टर है आर्टिकल 14 के लिए। ठीक है, फिर तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 14 गलत है, ऐसे बोलना हुआ लोगों का।
फिर आती है एनआरसी, कि एनआरसी, अब इसमें असम के लोग भी काफी भड़क गए। असम के लोग क्यों भड़के? देखो, असम के लोग इसलिए भड़के क्योंकि पहले जो एनआरसी थी ना, एनआरसी के अकॉर्डिंग पहले असम में सिर्फ वही लोग जा सकते थे, असम में उन्हीं लोगों को नागरिकता प्राप्त थी जो इलीगल इमिग्रेंट्स कहां से आए थे, 1971 से पहले असम में जा चुके थे ना, सिर्फ उन्हीं को सिटीजनशिप मिलेगी, ठीक है, उसके बाद वाले को नहीं मिलेगी। लेकिन जब ये बिल आया तो इस बिल ने क्या डेट रख दी, 31 दिसंबर 2014, यानी जो 2014 से पहले आए हैं उनको भी हम क्या देंगे, नागरिकता असम में। अब ये असम अकॉर्ड क्या है, एनआरसी क्या है, ये देखते हैं। एनआरसी देखो, एनआरसी होती है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, यानी कि सिटीजन का एक नेशनल रजिस्टर होता है। एनआरसी कब आई? एनआरसी आई असम अकॉर्ड से। देखो 1979 से लेके 1985 तक, 1979 से लेके 1985 तक काफी जो पड़ोसी देश थे ना, उनके साथ पड़ोसी देशों के आपस में भी संबंध खराब थे। तो क्या हुए, वहां के जो ईस्ट पाकिस्तान, यानी कि जो ईस्ट पाकिस्तान है ना, जो आज का बांग्लादेश है, वहां पे हमने पिछले वाली वीडियोस में बैरूबरी केस को भी पढ़ा था। तो वहां पे क्या होता था, जो पाकिस्तान वाले थे ना, वो ईस्ट पाकिस्तान के लोगों, यानी जो आज का बांग्लादेश है, वहां पे लोगों को धर्म के नाम पे काफी प्रताड़ित करते थे या उनके साथ दुर्व्यवहार करते थे। तो वो जो बांग्लादेश वाले लोग थे वो क्या हो गए, दुखी हो गए। उन्होंने जितने भी वहां पे हिंदूस थे या और थे, वो क्या किए, वहां से निकल के कहाँ पे उन्होंने शरण ले ली, इंडिया में शरण ले ली। और इंडिया में बांग्लादेश के आसपास कहाँ लेंगे, जो उनके पास का हिस्सा लगता है। जैसे कि अगर ये मान लो ये बांग्लादेश है, इसके आसपास जो हिस्से लगेंगे, यहाँ पे जो आसपास हिस्से लगेंगे, ये मान लो एक बार बांग्लादेश है, इसके आसपास जो हिस्से लगेंगे वहीं पे ही तो वो क्या करेंगे, शरण लेंगे ना। तो इन्हें क्या मिला, असम मिला। ये भागे सारे किसकी तरफ, असम की ओर। असम की ओर ये भागे तो 1979 से लेके 1985 के बीच वहां पे क्या हो गया, असम के लोगों के पास ये जाने लगे। तो असम के लोगों को क्या हो गई, चिंता हो गई कि हमारे पास संसाधन तो इतने से हैं, इतने संसाधन हैं, और हमारे संसाधनों का उपयोग ये बाहर के लोग आके भी कर रहे हैं, ठीक है, बाहर के लोग आके हमारे संसाधनों पर अपना हक जमा रहे हैं। तो वहां के स्टूडेंट ने क्या कर दिया, असम मूवमेंट शुरू कर दिया। वहां के स्टूडेंट ने विरोध करना शुरू कर दिया कि ये हमारे संसाधनों पर अपना अधिकार जमा रहे हैं, जो कि गलत है। हम ऐसे किसी को अपना अधिकार लेने नहीं देंगे, ठीक है। एक थोड़े से चीज के अंदर अब इतने सारे लोग घुस रहे हैं, तो कैसे उस चीज का बंटवारा करेंगे, ठीक है। तो असम के लोगों के लिए काफी दिक्कतें आने लगी। तो स्टूडेंट ने क्या किया, रिवोल्ट किया। ऐसे करते करते ये रिवोल्ट कहाँ पहुंच गया, असम अकॉर्ड 1985 तक पहुंच गया। उसमें क्या बोला गया, असम अकॉर्ड 1985 में जो असम अकॉर्ड आया था, उसमें क्या किया गया, बोला गया कि 24 मार्च 1971 तक जितने भी लोग असम में आ चुके हैं ना, उनको क्या मिलेगा, सिटीजनशिप मिल जाएगी। उसके बाद वालों को नहीं मिलेगी, अकॉर्डिंग टू असम अकॉर्ड 1985 के ना, कि इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, ये बोला गया। तो जैसे जैसे हमने एक सर्वे कंडक्ट कराया ना, तो उस सर्वे में ये निकला कि सबसे ज्यादा जो माइग्रेट हुए हैं वो पाकिस्तान या फिर बांग्लादेश से हुए हैं, इधर आसपास, ठीक है। सबसे ज्यादा ये माइग्रेट 2021 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इतने बहुत सारे माइग्रेट्स आए हैं, वो कहाँ से आए, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए हैं। तो हम कहाँ थे, यहाँ पे, कि 1971 तक तो आए हैं, उनको हम सिटीजनशिप दे देंगे। लेकिन 2013 में क्या हुआ गया, एनआरसी लिस्ट बनाई। एनआरसी लिस्ट बनाई 2013 में, किसके अंडर गई, सुप्रीम कोर्ट के अंडर। किसके अंडर गई, सुप्रीम कोर्ट। वैसे जो एनआरसी होती है ना, वो कौन हैंडल करता है, एनआरसी को हैंडल करती है होम मिनिस्ट्री, गृह मंत्रालय करता है। लेकिन ये जो असम की एनआरसी लिस्ट है वो किसके पास गई, सुप्रीम कोर्ट के पास गई 2013 में। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, एक सर्वे करवाया। उस सर्वे में ना कम से कम 20 से 25 लाख के आसपास जो लोग निकले, जो इमिग्रेंट्स निकले, वो क्या थे, हिंदू थे। तो हिंदू को तो क्या हो जाएगी, हिंदू को तो इजीली मिल जाएगी नागरिकता, जो हमने 1955 के अकॉर्डिंग देखा था उसके अकॉर्डिंग मिल जाएगी। बाकी बची माइनॉरिटीज, माइनॉरिटीज में जैसे कुछ और कैटेगरीज के लोग आ गए और धर्मों के लोग आ गए, तो वो बच गए। अब उनको कैसे मिलेगी, तो उनको सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि लिस्ट 1 और लिस्ट 2 निकाली जाएगी। उस लिस्ट में आप
आपको साबित करना होगा कि आपका पहले कोई रिलेशन था भारत के साथ, यानी आपके कोई फादर, आपके मदर या फिर आपके दादा वगैरह यहाँ के निवासी हैं, तो ही हम आपको क्या देंगे, एक सिटीजनशिप देंगे। ठीक है, लेकिन जब ये बिल आया 2019 में, तब असम अकॉर्ड में हमने कर दी छेड़छाड़। इसमें हमने क्या कर दिया, इसमें हमने ये बोला कि 31 दिसंबर 2014 तक इन 3 कंट्री से और इन 6 कम्युनिटी से जितने भी माइग्रेंट्स, इमिग्रेंट्स आए हैं भारत, मतलब जो प्रवासी आए हैं, उनको हम क्या देंगे, सिटीजनशिप, नागरिकता देंगे। ठीक है, ह्यूमैनिटी के नजरिए से हम उनको नागरिकता देंगे, हम पनाह देंगे उनको अपने देश में, ये चीजें बोली गई। इसीलिए असम में इस एनआरसी का विरोध हो रहा था और इन सब श्रीलंका तमिल, इनको आर्टिकल 14 को गलत ठहराया गया और इन सारी चीजों को बोला गया कि इनको शामिल क्यों नहीं किया गया। तो ये सारी चीजें क्या कर रही थी, भारत में विरोध को जन्म दे रही है, विरोध को पैदा कर रही थी। ये रीजन था इनके विरोध का। ठीक है, आया समझ में। ये है सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2019। सबसे बड़ा रीजन, ये क्वेश्चन पूछा गया सरकार से कि आपने इन 3 कंट्रीज को ही क्यों शामिल किया। ठीक है, क्यों शामिल किया, और इन 3 कंट्रीज में से सिर्फ इन 6 को ही क्यों शामिल किया, और को क्यों नहीं किया, ये विरोध था पहला। दूसरा, 11 से आपने 5 साल कर दिए। असम में भी 1971 थी, उसको भी आपने 2014 कर दिया। और हमारे जितने भी संसाधन है, इतने से संसाधन है, इतने आप उस पर लोग डाल रहे हो, तो कैसे काम चलेगा। हमारे संसाधनों पे तो अधिकार जमा रहे हैं, ऐसे अगर हम सभी को पनाह देते गए तो हमारे संसाधन तो ऑलरेडी कम पड़ जाएंगे, हमारे रिसोर्सेज ही कम पड़ जाएंगे। ये बात हुई थी। ठीक है, ये है सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2019। ये इसका सारी प्रॉब्लम्स है। पर्पस हमने बता दिया, इसका लाने का पर्पस यही था कि जितने भी प्रताड़ित है, परसिक्यूटेड इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, उनको क्या देना, शरण देना। और इसका जो ये बिल है ना, ये बिल किसी की सिटीजनशिप छीनता नहीं है, इसका काम है नागरिकता देना, ना कि नागरिकता लेना। ठीक है, ये है हमारा सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। अभी हम देखेंगे एनआरसी क्या होती है, और एक इसमें एक टर्म हो रहा है एनपीआर। एनपीआर क्या होता है, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। एनपीआर इज अ नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर क्या होगा कि इसमें जब आप एक स्टेट से किसी दूसरे स्टेट में जाते हो, यानी कि आप हरियाणा से हो और आप जाते हो राजस्थान में, या फिर कोई और जगह से उठ के आप दूसरे स्टेट में जाते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर में खुद को रजिस्टर करवाना पड़ेगा। उसके अंदर आपसे आपका नाम पूछा जाएगा, आपके फादर का नाम पूछा जाएगा, डीओ भी पूछी जाएगी, दैट्स इट। इतना ही होता है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, ताकि 2 जगह काउंट ना हो जाए। ठीक है, एक जगह आपकी काउंटेशन हो। जब आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हो तो आपको किस में रजिस्टर करवाना पड़ता है, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर में आपको रजिस्टर करवाना पड़ता है। अभी हम देखेंगे एनआरआई क्या होता है और ओसीआई क्या होता है। एनआरआई यानी कि एनआरआई का मतलब होता है नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि जो भारत में रहता ना हो वो एनआरआई है। एनआरआई का मतलब, जैसे एग्जांपल समझे, कोई भी एक बंदा है, अगर वो फॉरेन में काम करने जाता है या फिर किसी भी एक पर्पज से जाता है फॉरेन कंट्रीज में, अगर वो वहाँ 6 महीने से ज्यादा बिता लेता है, या फिर 6 महीने या 6 महीने से ज्यादा अगर वो फॉरेन कंट्री में रह जाता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एनआरआई बोलेंगे। क्या है वो, एनआरआई। यानी कि अभी ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो क्या कर रखे हैं, आईलेट्स देके बैंड्स लगवा के कहाँ गए हैं, फॉरेन कंट्रीज में काम करने गए हैं। कुछ स्टडी वीजा पे गए हैं, कुछ काम करने गए हुए हैं, कुछ टूरिस्ट वीजा पे गए हुए हैं। तो अगर वो 6 महीने से ज्यादा वहां पे बिता लेते हैं तो वो क्या होंगे, एनआरआईज होंगे। ठीक है, यानी कि नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया, बट सिटीजन कहाँ के होंगे, वो इंडिया के ही होंगे, वो अपनी सिटीजनशिप नहीं छोड़े हुए होंगे। ठीक है, उनके पास नागरिकता कौन सी होगी, भारत की ही होगी। अगर वो नागरिकता वहां की अपना लेंगे ना, तो वो एनआरआई नहीं रहेंगे, वो वहां के सेटलर हो जाएंगे। ठीक है, सो एनआरआई क्या होगा, अगर वो 6 महीने अगर वो किसी दूसरी कंट्री में, बाहर की कंट्री में, विदेश में अगर बिता लेते हैं, देन वो क्या होंगे, एनआरआईज में काउंट होने लग जाएंगे। प्लस नो टैक्स एंड ओनली पासपोर्ट। इनके पास क्या होता है, सिर्फ पासपोर्ट होता है। ठीक है, क्या होता है, इनके पास पासपोर्ट होता है और ये वीजा लगवा के जा सकते हैं। अनदर वन इज, अगर
ये कोई भी चीज इन पे क्या नहीं लगता, टैक्स नहीं लगता, ठीक है, क्या नहीं लगता, टैक्स नहीं लगता। और एक चीज हो रहा है, अगर एनआरआईज हैं जो पैसे कमाते हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे, वो इंडिया में भेजेंगे, अपने घर वालों को तो भेजते ही हैं, इंडिया में भेजेंगे, तो वो कैसे भेजे जाएंगे, कौन से मैनेजमेंट के थ्रू वो भेजे जाएंगे। ऐसा तो है नहीं जैसे हमारा एसबीआई में अकाउंट है तो हमने वहां पे डिपॉजिट किए तो वहीं से क्रेडिट हो गए, ऐसा तो होगा नहीं, क्रेडिट डेबिट हो गए। लेकिन एनालाइज क्या करेंगे, इनके लिए हमने एक अलग सिस्टम बनाया हुआ है, जो क्या है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। यानी कि ये जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है ना 1999 का, इसमें विदेश से पैसा कैसे आएगा भारत के अंदर वो बताया हुआ है, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब जैसे काफी बच्चे, हम एक चीज है, हमने क्या किया, इंडिया में ना डिस्सापोरा को काफी महत्व दिया हुआ है, काफी इंपॉर्टेंस दिया हुआ है। डिस्सापोरा क्या है, डिस्सापोरा यही है कि जो लोग बाहर विदेश में काम करते हैं और वो हमारे भारत की संस्कृति को भी वहां पे जिंदा रखते हैं, वो होता है डिस्सापोरा, ठीक है। तो इसके लिए भी हमने काफी इनिशिएटिव्स चलाए हुए हैं, इनको काफी सपोर्ट दिया हुआ है नरेंद्र मोदी जी द्वारा, ठीक है, जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। चलिए देखते हैं, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 है, उसमें क्या होता है, उसमें क्या होगा, एक 3 तरह के इसमें अकाउंट्स होते हैं। कितने तरह के अकाउंट होते हैं, 3 तरह के अकाउंट होते हैं। पहला देखो, पहला अकाउंट कौन सा होता है, नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट। नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट में क्या होगा, इसमें आप इंडियन और फॉरेन यानी कि भारतीय पैसा प्लस में विदेशी पैसा दोनों जमा करवा सकते हो। क्या करवा सकते हो, जो नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट होगा ना, ऑर्डिनरी अकाउंट के अंदर आप भारत का पैसा और विदेश का पैसा दोनों जमा करा सकते हो, ठीक है। इसमें एक साथ दोनों सबमिट होंगे। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। किसको, गवर्नमेंट को, इंडियन गवर्नमेंट को, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट आधे से ज्यादा तो टैक्स पे चलती है, टैक्स कलेक्ट करती है सबसे ज्यादा। जैसे हमने बजट में पढ़ा था, बजट में क्या था, सेकंड नंबर पे हमने पर्सनल टैक्स में से जो पर्सनल इनकम पे टैक्स था ना, वो 19% से सरकार के पास पैसा आ रहा था, ठीक है। वो वीडियो देख लीजिए, मैंने अपलोड की हुई है, ठीक है। इंडियन और फॉरेन दोनों पैसा जमा कर सकते हैं। अगर इसमें से हमें निकालना होगा तो किस में निकलेगा, रुपीज में निकलेगा। किस में निकलेगा, रुपीज में। प्लस हमें क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। ये है नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट। दूसरा है नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट। नॉन रेजिडेंट का जो एक्सटर्नल अकाउंट होता है उसमें क्या होगा, सिर्फ आप डिपॉजिट कर सकते हो फॉरेन करेंसी। फॉरेन करेंसी को क्या कर सकते हो, डिपॉजिट, यानी कि आप इसमें भारत का पैसा डिपॉजिट नहीं कर सकते। इसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, ओनली विदेशी पैसा डिपॉजिट करना पड़ेगा। अगर आप निकलवाओगे तो रुपीज में निकलेगा, इसमें निकलेगा रुपीज के अंदर। नेक्स्ट है, लास्ट है एफसीएनआर। एफसीएनआर यानी कि फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट। फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट जो अकाउंट होता है, इसमें क्या होगा, आपने जैसे रुपीज डाला तो आपको क्या मिलेगा, रुपीज ही मिलेगा। आपने अगर डॉलर्स डाले या फिर कोई भी फॉरेन करेंसी डाली तो आपको वही मिलेगी सेम। इसमें ये नहीं होगा, बाकी इन दो में क्या था कि आपको जब निकालना है तो पैसा आपको रुपीज में मिल रहा है। इसमें करेंसी क्या रहेगी, सेम करेंसी रहेगी, करेंसी में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर आप रुपीज डाल रहे हो, इंडियन करेंसी डाल रहे हो तो इंडियन करेंसी ही निकाल सकते हो। अगर आप फॉरेन करेंसी डाल रहे हो, डॉलर डाल रहे हो, यूरो डाल रहे हो, तो आपको वही डॉलर और यूरो ही निकालने को मिलेगा। ये है फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट। बाकी जो दो अकाउंट थे, नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट, उसमें आप क्या कर सकते हो, इंडियन प्लस फॉरेन दोनों पैसा डाल सकते हो, निकलेगा रुपीज, टैक्स लगेगा इसमें। जो आप ओनली फॉरेन करेंसी डाल रहे हो एक्सटर्नल अकाउंट में, उसमें आपको कोई टैक्स नहीं देना। क्या नहीं करना, कोई टैक्स नहीं देना, और ये निकालोगे तो रुपीज में ही आता है। ये था एनालाइज, ठीक है। और कौन से मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग ये हमने सारा मैनेजमेंट लगा रखा है, ये फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 के अकॉर्डिंग है। एनआरआई आपको आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एनआरआईज होते कौन है। वो मेनली इंडियंस ही होते हैं। इनके पास कौन सी सिटीजनशिप होती है, इनके पास इंडियन सिटीजनशिप ही होती है। कौन सी होती है, इंडियन सिटीजनशिप। ये बाहर जाके सिर्फ काम करते हैं, अपनी फैमिली को सेटल करते हैं, लेकिन अपनी सिटीजनशिप को नहीं त्यागते हैं। उसके बाद बारी आती है पीआईयू। पीआईयू क्या होता है, पीआईयू यानी कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ये भारत के सिटीजन नहीं होते,
ये क्या नहीं होते, भारत के नागरिक नहीं होते, इनके पास दूसरी कंट्री की नागरिकता होती है, लेकिन फिर भी ये लोग क्या कर सकते हैं, हमारे भारत में आ जा सकते हैं, वो भी विदाउट वीजा। इनको वीजा की जरूरत नहीं होती। वीजा क्या होता है, वीजा एक तरह की अनुमति होती है कि मैं इस जगह से इस जगह में जा सकता है नहीं जा सकता, वो होता है वीजा। दूसरा देश उसको परमिशन देता है कि हाँ मैं आपका वीजा फाइनल कर रहा हूँ, आप मेरे देश में आ सकते हैं, काम कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, या एज ए टूरिस्ट आ सकते हैं। अब बात करते हैं पीआईओ। पीआईओ यानी कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ये इंडियन ओरिजिन का पर्सन होता है, मतलब भारतीय मूल का निवासी होता है, ये भारतीय मूल का पर्सन होता है, ये भारतीय नहीं होता। एंड नॉट इंडियन बट इंडियन ओरिजिन, ये भारतीय नहीं होते लेकिन भारतीय मूल के होते हैं। जैसे हम काफी क्वेश्चन पढ़ते हैं कि अमेरिका में जो वाइस प्रेसिडेंट है वो भारतीय मूल की बनी है, भारतीय मूल का वो चीज है, भारतीय मूल के वो लोग हैं, ऐसे कुछ हम बोल देते हैं, ठीक है। ये भारतीय मूल के हैं। इनके पास क्या होता है, इनको वीजा की जरूरत नहीं होती, ये सिर्फ पासपोर्ट रखते हैं अपने पास। क्या रखते हैं, पासपोर्ट। और इनके पास दूसरी कंट्री की क्या होती है, सिटीजनशिप होती है। जैसे कोई बंदा अमेरिका में रह रहा है, उसके पास क्या है, उस अमेरिका की सिटीजनशिप है, लेकिन अगर उसके पास ये वाला कार्ड है तो वो क्या कर सकता है, विदाउट वीजा भारत के अंदर आ भी सकता है, जा भी सकता है, ठीक है, कुछ भी कर सकता है। एंड एवरी 6 मंथ लोकेशन। इसमें एक थोड़ी सी प्रॉब्लम होती थी कि इनको क्या करना पड़ता था, हर 6 महीने में इनको ये बताना पड़ता था कि कहाँ रहते हैं, इनकी लोकेशन क्या है। ये है पीआईओ यानी कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। लेकिन इसका नाम हमने 2015 में बदल के क्या रख दिया, ओसीआई। ओसीआई यानी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। क्या रखा, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, 7 समुद्र पार भारत के सिटीजन, ये है ओवरसीज सिटीजन। चलिए देखते हैं, ये जो ओवरसीज सिटीजन है सेम वही चीज है, इनको क्या, इनके पास वीजा नहीं होता, बिना वीजा के ये भारत में आ भी सकते हैं, जा भी सकते हैं, पहला तो ये। दूसरा होता है नोट टू पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। ये ओसीआई कार्ड किनको नहीं दिया जाता, ओसीआई कार्ड पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोगों को नहीं दिया जाता। ओसीआई कार्ड जिसको मिलेगा ना, ओसीआई कार्ड जिसको मिलेगा उसके पास दूसरी कंट्री की तो सिटीजनशिप होगी, प्लस इसके पास पासपोर्ट होगा, ठीक है। ये इसको हम ये भी बोल सकते हैं ड्यूअल सिटीजनशिप है इसके पास, लेकिन हमारे इंडिया में ड्यूअल बट एक्चुअली होती नहीं है। इस सिर्फ समझाने के लिए बोला गया है कि वो दूसरे देश में भी रह सकता है, हमारे देश में भी देखो बिना वीजा आया जाया जा रहा है, ठीक है, सिर्फ किसके थ्रू, इस कार्ड के थ्रू। ओवरसीज एक तरह का कार्ड होता है, इसके थ्रू। नेक्स्ट, इनको क्या नहीं होता, जितने भी एनआरआईज होते हैं ना, इनको क्या होता है, राइट टू वोट। क्या कर सकते हैं, ये वोट दे सकते हैं। क्या कर सकते हैं, वोट दे सकते हैं, राइट टू वोट। इनको वोट देने का अधिकार है, ठीक है। अभी काफी पीछे चलते चले कि इनको बैलेट्स के थ्रू वोट दिलवाया जाए, फैक्स के थ्रू दिलवाया जाए, काफी बातें चल रही हैं, वो जब आएगा तब देखेंगे। बस आप इतना ध्यान रखिए, एनआरआई को वोट देने का अधिकार होता है, ये वोट देने आ सकते हैं। लेकिन ओसीआई वालों को क्या नहीं होता, नॉट राइट टू वोट, और ये इलेक्शन में भी खड़े नहीं हो सकते। कैसे खड़े होंगे, वोट का अधिकार किसको होता है, सिर्फ उसी को होता है जो सिटीजन होते हैं भारत के, ठीक है, नागरिक होते हैं। लेकिन ये तो नागरिक है ही नहीं, ये तो सिर्फ इंडियन ओरिजिन के हैं, नागरिक नहीं है। कंट्री की सिटीजनशिप तो दूसरे के पास है इसकी, ठीक है, भारत की तो है नहीं, तो ये कैसे वोट दे देंगे। एनआरआई तो ऑलरेडी हमारे सिटीजन होते हैं, भारत के नागरिक ही हैं, वो तो वहां पे काम करने गए हैं, फिर पढ़ने गए हैं, लेकिन उनको तो वोट का अधिकार है। अगला नोट, ये हमने बात कर ली, इसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश को शामिल ही करेंगे। अगला नोट राइट ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, मतलब इनको पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में कोई राइट नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमारे भारत में आए, ऐसा नहीं है कि हमारे भारत में आए और इनको क्या मिले, राइट्स मिले कि तुम गवर्नमेंट जॉब ले सकते हो, नहीं ले सकते गवर्नमेंट वगैरह। लेकिन एनआरआई को ये राइट्स होते हैं, ठीक है। ये था एनआरआई, पीआईओ और ओसीआई, हमने अच्छे से समझ लिया इस वीडियो में। तो आज की वीडियो में हमने समझा है सिटीजनशिप एक्ट 2019 वाला, और प्लस में एनआरआई क्या होते हैं और पीआईओ क्या होते हैं, इसको हमने चेंज करके क्या रख दिया, ओसीआई रख दिया। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 3, जिसमें फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ेंगे, और हम ये कंप्लीट सीरीज पूरी करेंगे हमारे इस चैनल पे, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। So thank you so much for watching, and please like, share and subscribe to my channel for more videos and updates. Thank you so much.